Hello everyone, welcome back to a new class of solar energy. लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली सोलर्स के डिफरेंट एंगल्स को स्टडी किया, जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम साइट लोकेशन के लिए हमने फाई या लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल को स्टडी किया, फिर सोलर एल्टीट्यूड एंगल, जीनथ एंगल, सोलर एजिमथ एंगल, फिर इक्वेशन ऑफ टाइम, सोलर टाइम, और फिर लास्ट में हमने एक कंप्लीट समरी में जितने भी एंगल्स थे उनको शो कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो 7 या 8 टोटल एंगल्स को स्टडी किया, जिसमें एक एंगल आवर एंगल का भी था टाइम के रिस्पेक्ट से, डिक्लिनेशन एंगल भी था। जितने एंगल्स हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए वो सारे के सारे या तो लोकेशन के रिस्पेक्ट से थे या फिर सन की पोजीशन के रिस्पेक्ट से थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में, जहाँ हमारे पास फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली आपके पास एंगल बनता है बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन और एक ऐसी लाइन जो कि सन से पास हो रही हो। मीन्स कि आपको हर हाल में जो भी प्लेन है जिस पर आपको एनर्जी रिसीव करनी है वो सन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ताकि सन की रेडिएशन डायरेक्ट हिट कर सके प्लेन को। आइडियल केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आपको ये जो एंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये थीटा, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। मीन्स के प्लेन का नॉर्मल सन की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड द लाइन पासिंग एंड द लाइन व्हिच इज एमिटिंग प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सन। सो ये इसकी लाइन हो गई। आइडियल केस में ये पैनल या ये प्लेन या ये सरफेस मैक्सिमम एनर्जी कैप्चर करेगी जब सूरज से आने वाली रोशनी या लाइट इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्लेन को रिसीव हो। तो आपके पास ये एंगल 0 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब आप पीवी पैनल्स लगाने की कोशिश करते हो तो पीवी पैनल्स नॉर्मली फिक्स लगाए जाते हैं। एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि हम इसको फिक्स लगा रहे होते हैं rather than कि हम सन को ट्रैक करें। आइडियली क्योंकि अभी थीटा को 0 रखना है तो पैनल्स को ट्रैक करना चाहिए। मीन्स कि इसके अंदर एक ट्रैकिंग सिस्टम हो जो कि सन को ट्रैक करता रहे पूरा दिन। अब क्योंकि लास्ट क्लास में भी बताया कि सन की जो डायरेक्शन है, जो सन की मोशन है, वो ईस्ट टू वेस्ट दिन में चलती है, लेकिन ये अप एंड डाउन मूव करता रहता है पूरे साल में। तो इसका मतलब आपके पास जो ट्रैकिंग होगी वो डुअल एक्सिस ट्रैकिंग होनी चाहिए। लेकिन डुअल एक्सिस ट्रैकिंग फिजिबल नहीं होती, इसलिए लोग सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग को फॉलो करते हैं। मीन्स कि ये सन की जो पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट है इसको ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन स्टिल रेजिडेंशियल जगहों पर या इवन बहुत से कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज, इवन कमर्शियल और इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं, वो भी पैनल्स को फिक्स फ्रेम के साथ इंस्टॉल कर देती हैं। अगर आप इसको फिक्स फ्रेम के साथ इंस्टॉल कर रहे हो तो फिर ये रिकमेंडेड है कि पैनल साउथ को फेस करे। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो, साउथ को फेस करे, ज्योग्राफिक साउथ को, और इसका जो स्लोप है या टिल्ट है पैनल का वो इक्विवेलेंट टू द लैटिट्यूड होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू लैटिट्यूड होना चाहिए। अगर कहीं पर प्रोविजन प्रोवाइड की जा सके तो पैनल के फ्रेम में +15 और -15 डिग्री का अगर प्रोविजन प्रोवाइड किया जा सके तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में, आप लैटिट्यूड -15 पे पैनल को सेट कर दें ताकि एनर्जी मजीद कैप्चर हो जाए, मीन्स ज़्यादा कैप्चर हो जाए, क्योंकि सन उस वक्त टॉप साइड पे नजर आएगा। और सर्दियों में इस पैनल का एंगल बढ़ा दें, मीन्स जो भी लैटिट्यूड है उसमें +15 कर दें,
क्योंकि सन की मोशन डाउन साइड पे चली जाती है, साउथ पे डाउन साइड पे होती है, तो उसको परपेंडिकुलर करने के लिए इसका एंगल को बढ़ा दिया जाए। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि नॉर्मली कर लेनी चाहिए अगर ट्रैकिंग नहीं की जा रही तो। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब आप बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का सॉरी ये छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो ये आपको सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टर्म ऑफ सन पोजीशन, डिक्लिनेशन, आवर एंगल, ये एक फॉर्मूला है जिसमें आपको cos थीटा इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा। अगर आपको डेल्टा है तो बेसिकली आप इसमें नंबर ऑफ डे इन्वॉल्व हो चुका है क्योंकि डेल्टा के अंदर आपको एन आता है। साइन ऑफ फाई, फाई मीन्स लैटिट्यूड, लोकेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई। cos ऑफ बीटा, बीटा इज बेसिकली द टिल्ट एंगल ऑफ सरफेस। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे पास गैमा है, बाकी ये तो वही चीज है। यहाँ पर गैमा है, गैमा इज बेसिकली द अजीमुथ एंगल ऑफ सरफेस या प्लेन, अगेन ये प्लेन के एंगल है। फिर डेल्टा दिस, फिर ये आवर एंगल है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी एंगल्स आपने देखे हुए हैं। तो बेसिकली आपके पास cos थीटा में डे, लोकेशन, टिल्ट के एंगल, सॉरी प्लेन का टिल्ट और प्लेन का अजीमुथ एंगल और किस टाइम की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपके पास cos ऑफ थीटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपको if the sun position is known in term of declination, hour angle and angle of incidence। इसी फॉर्मूले को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर हमें सन की पोजीशन इन टर्म ऑफ सन डायरेक्शन मींस सोलर एल्टीट्यूड या सोलर अजीमुथ एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के फॉर्म में अगर पता हो, अगर सन की पोजीशन सोलर एल्टीट्यूड या जेनिथ एंगल के फॉर्म में पता हो तो हम फिर इस फॉर्मूले को रिड्यूस करके इस फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। अगर सन की पोजीशन एल्टीट्यूड की फॉर्म में अगर पता है या जेनिथ एंगल की फॉर्म में पता है, एल्टीट्यूड और जेनिथ एंगल बेसिकली एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा z, ये आपका जेनिथ एंगल आ गया, cos ऑफ बीटा प्लेन का टिल्ट प्लस साइन ऑफ थीटा z इज बेसिकली द अगेन zenith angle, sin of beta tilt, and then we have cos gamma s minus gamma, gamma s is the azimuth angle of sun, और जो gamma है ये सिंपल azimuth angle है सरफेस का। सो ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास, डिपेंडिंग के आपके पास डेटा कौन सा अवेलेबल है, हम ये दोनों फार्मूलाज यूज कर सकते हैं in order to get the cos of theta and then we can find the theta value। ट्रैकिंग के केस में हमें थीटा की वैल्यू को 0 रखना है ताकि ये हमेशा प्लेन सन को डायरेक्टली फेस करे। देन एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में अगर देखें तो आपके पास लिखा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ प्लेन लोकेटेड इन कराची। सो फॉर द कराची लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर गिवन एट 10:30 AM सोलर टाइम। नॉर्मली हमारी सारी कैलकुलेशन सोलर टाइम के रिस्पेक्ट से होती हैं, तो सोलर टाइम गिवन है 10:30 है, तो अगर आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है तो ओमेगा आपके पास माइनस 12 बजे या 12 PM पे जो आपके पास ओमेगा की वैल्यू है वो 0 होती है, और हर आवर्स में वो 15 डिग्री चेंज होती है। सन राइज से लेके नून तक की जितना भी एंगल आपको मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, और सन राइज नून से लेके सनसेट तक का एंगल आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो 10:30 पे आपका जो आंसर मिल जाएगा वो तकरीबन आपको -22.5 मिल जाएगा ओमेगा की वैल्यू। देन फेब की 13 दी हुई है, मीन्स कि आपके पास जो एन की वैल्यू है वो 31 डेज ऑफ द जैन प्लस 13, तो 44th डे ऑफ द ईयर हो जाएगा। जब आपको एन की वैल्यू पता है तब डिक्लिनेशन निकाल सकते हैं। नाउ इफ द प्लेन इज टिल्टेड 45 डिग्री, अब ये प्लेन का टिल्ट दिया तो ये बीटा हो गया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड इट इज पॉइंटेड 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द साउथ। प्लेन इज बेसिकली 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, सो साउथ से ये डेविएट कर रहा है, तो साउथ पे आपको गैमा 0 होता है, अब ये 15 डिग्री वेस्ट की साइड में तो ये पॉजिटिव 15 हो गया गैमा की वैल्यू। तो गैमा गिवन है, बीटा गिवन है, एन से डिक्लिनेशन पता है आपको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, तो बेसिकली आप ये वाला फार्मूला यूज करके cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, इवन ये भी वैल्यू पता है, और ओमेगा की वैल्यू भी पता है आपके पास। तो इन सबको आप सॉल्व करके
एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, इन एक्सरसाइज के आंसर्स जो हैं आप नीचे मैसेज सेक्शन में चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ट्राई करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। ना इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो टाइम दिया है वो सोलर टाइम के रिस्पेक्ट से है। अगर इन एनी केस आपको टाइम, लेट्स सपोज इफ इट इज रिटन एज लाइक एट 10:30 AM और पर यहाँ लोकल टाइम दिया हो, तो अगर यहाँ लोकल टाइम है तो पहले आपको सोलर टाइम निकालना पड़ेगा। आपको लोकल टाइम से सोलर टाइम की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो आपके पास लास्ट क्लास में आपने दी थी, ST - LT इक्वल टू जो आपके पास इक्वेशन थी उसको सॉल्व करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके फार्मूलाज को स्पेशल केसेस में रिड्यूस भी कर सकते हैं। ना वो सम स्पेशल केसेस फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स सपोज अगर आपके पास प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, मींस बीटा 0 है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो जहाँ आपके पास साइन ऑफ बीटा या साइन ऑफ 0 आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो फिर टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस तरह जहाँ जहाँ आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपका इक्वेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सेम इस तरह अगर आपके पास हम चेंज कर दें, लेट्स सपोज अगर यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ बीटा 0 रखा हुआ है, तो बीटा की टर्म की वजह से आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। अच्छा, इसमें थीटा जो है थीटा बिकम्स थीटा जेड बिकॉज नॉर्मल टू द प्लेन बिकम्स वर्टिकल। तो आप बेसिकली डिफरेंट केसेस में इसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके पास केस कैसा है। लेट्स सपोज यहाँ मैं एक केस बता रहा हूँ, तो आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट केस में आपको यहाँ कहा गया कि प्लेन इज फेसिंग साउथ। अगर प्लेन इज फेसिंग साउथ तो गैमा की वैल्यू आपके पास 0 हो गई। अब गैमा की वैल्यू 0 है तो जहाँ जहाँ आपके पास गैमा की का आंसर आ रहा है, गैमा की टर्म आ रही है, वहाँ आप 0 पुट करें। अब क्योंकि आपके पास कॉस और साइन है तो कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा और साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म गायब हो जाएगी। तो ये चीजें आप देख के अपनी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है प्लेन इज वर्टिकल। प्लेन इज वर्टिकल मींस कि बीटा की वैल्यू 90 है। अब बीटा की 90 है तो cos ऑफ 90 0 हो जाएगा, sin ऑफ 90 1 हो जाएगा। तो जहां आपके पास बीटा है, अच्छा ये डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस के हिसाब से आप सेट कर रहे हैं। तीसरे में है द वर्टिकल प्लेन, बीटा 90 इज फेसिंग साउथ, गैमा 0। तो जहां जहां आपके पास बीटा 90 है और गैमा 0 है तो वहां आपके पास आंसर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप बेसिक इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सिचुएशन क्या है। फोर्थ में सिंपल सा है, अ प्लेन फेसिंग साउथ, अ प्लेन इज फेसिंग साउथ, सो गामा इज 0 एंड इट इज टिल्टेड एट एंगल इक्वल टू लैटिट्यूड। सो जो बीटा की वैल्यू है वो फाई के इक्विवेलेंट हो गई, बीटा की वैल्यू फाई के इक्विवेलेंट हो गई। तो वहां पे भी आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके पास गिवन क्या चीज है। नाउ अभी तक जितने हमने फॉर्मूलास पढ़े हैं सोलर एल्टीट्यूड के और सोलर अजीमुथ के, वो बेसिकली सोलर नून की रिस्पेक्ट से देखे थे। एक 1x पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो 90 - 5 प्लस डेल्टा था, सॉरी 90 - 5 था और प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा डिपेंडिंग आप किस डे को चेक करें, लेकिन सबके सब फॉर्मूलास नून पे चेक किए गए थे। अब यहाँ पे अगर इनकेस नून के बजाय हम किसी भी टाइम पे चेक करने की कोशिश करें कि सन की पोजीशन क्या हो सकती है, सन की पोजीशन क्या हो सकती है किसी भी टाइम पर, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फर्स्ट वाला है, साइन ऑफ अल्फा एस इक्वल टू कॉस ऑफ फाई मीन्स लैटिट्यूड, कॉस ऑफ डेल्टा मीन्स नंबर ऑफ डेज में आ जाएंगे, कॉस ऑफ ओमेगा टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ फाई साइन ऑफ डेल्टा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एल्टीट्यूड एंगल को चेक कर सकते हैं दिन के किसी भी टाइम पर, दिन के किसी भी टाइम पर, क्योंकि इसमें ओमेगा इन्वॉल्व हो चुका है। और अगर आपको साइन ऑफ सॉरी सोलर अजीमुथ एंगल चाहिए मीन्स के सन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाहिए, तो फॉर्मूला हमारे पास है गामा एस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा, दिस इज साइन, इट्स नॉट साइन और कोसाइन, इट्स बेसिकली साइन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा के बेस पे जो भी इसका साइन हो प्लस या माइनस वो आपने यहाँ यूज करना है। देन वी हैव cos इनवर्स एंड देन वी कंप्लीट ब्रैकेट ऑफ cos ऑफ थीटा जेड ज़ेनिथ एंगल, साइन ऑफ फाई ये हमारे पास लैटिट्यूड आ गया, माइनस साइन ऑफ डेल्टा ये हमारे पास नंबर ऑफ डे की रेस्पेक्ट से डिक्लेरेशन एंगल आ गया, डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा जेड हमारे पास अगेन एजिमुथ, और cos ऑफ फाई अगेन हमारे पास लैटिट्यूड एंगल के रिस्पेक्ट से एंगल आ गया। इन सब का आपने मोड लेना है, जो भी आपका आंसर है उसका मोड लें और फिर प्लस माइनस यूज कर लें डिपेंडिंग आपके ओमेगा का साइन क्या है। इसमें अगर आपको नेगेटिव आंसर भी आ रहा है तो आपने पॉजिटिव लेना है,
लेकिन आपने प्लस माइनस चेक करना है सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा के रेस्पेक्ट से, क्योंकि अगर आपके पास नून से पहले का टाइम होगा तो गैमा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि आपको ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आपको मिलेगी। तो ओमेगा नेगेटिव मिलने पर आपको गैमा की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी इस कंप्लीट टाइम के बाद। तो इन दो फार्मूला से हम साइन सोलर एल्टीट्यूड और सोलर अजीमुथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पोजीशन का पता है तो हम इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद ड्रॉ करते हैं सन पाथ डायग्राम कुछ इस तरह। ये हमारे पास सन पाथ डायग्राम कहलाती है। सन पाथ डायग्राम बेसिकली सन की ट्रेजेक्टरी को शो कर रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आपके पास गैमा एस है और जो रेफरेंस है वो हमारे पास जीरो है। जीरो गैमा में इसके साउथ के रिस्पेक्ट से चेक कर रहे हैं। अगर ये साउथ है तो ये पूरा पोर्शन ईस्ट का हो गया और ये पोर्शन वेस्ट का हो गया, अगर ये पॉइंट साउथ है तो। और ये हमारे पास है एल्टीट्यूड एंगल कि सन की पोजीशन क्या है, सन की पोजीशन क्या है। अब अगर इसको देखें इस ग्राफ को तो इसमें ये जो लाइंस हैं ये डिफरेंट डेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप पूरे साल का भी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट नाउ ये 7 डेज के लिए दी हुई है पूरे साल में। इसमें देखें तो ये लेट्स सपोज मैं कोई भी लाइन ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी ले लेता हूँ। ये अप्रैल 20 की लाइन ड्रॉ हुई है, अप्रैल 20 की, ये ब्लू लाइन। तो इस अगर ब्लू लाइन को देखें तो इसमें मेंशन हुआ है कि जो हमारे पास सनराइज होगा, सनराइज वो साउथ से तकरीबन अराउंड 106 डिग्री पे होगा इस साइड पे। ये आपके पास जो है ये 30 का है तो तकरीबन ये 105 हो गया, तो तकरीबन ये 106 107 डिग्री पे आपको सनराइज मिलेगा। सन मैक्सिमम यहाँ पे नून पे आपको मिलेगा। ये नून है क्योंकि गैमा जीरो की वैल्यू, तो ये नून हो गया। जब नून पे आपको वैल्यू मिलेगी तो नून पर आपके पास जो इस लैटिट्यूड जिस लैटिट्यूड पे है, इस लैटिट्यूड पे आपके पास एंगल अराउंड आपको 54 डिग्री के आसपास मिलेगा, 54। सेम इस तरह अगर आप लास्ट लाइन देखें जून वाली, तो जून में आपके पास जो एंगल मिल रहा है आपको सोलर नून पर वो अराउंड 65 और 66 के आसपास मिल रहा है। अब ये जो सन पाथ डायग्राम्स हैं ये डिफरेंट सिटीज की हम ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट सिटीज की, क्योंकि ये आपके पास लैटिट्यूड पे डिपेंड करती हैं। एक सबसे अच्छी वेबसाइट जहां से हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं वो ये रही। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन सोलर रेडिएशन मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। यहाँ पे आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पुट करें और लोकेशन को पुट कर दें, या तो आप यहाँ से पुट कर लें या इसको पुट कर लें, तो इसके रिस्पेक्ट से ये आपको सन पाथ डायग्राम बना के दे देगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको लोकेशन स्पेसिफाई करनी है, आपको टाइम जोन स्पेसिफाई करना है, आपको कुछ डेटा को प्लॉट करने के, आपको पर डे पर ईयर कैसे आपको बेसिकली क्या ग्राफ चाहिए, तो इस सिंपल कुछ पैरामीटर्स इनको सेट करने के बाद आप इनको क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्राफ बना के दे देंगे। तो अभी तो मैंने जो भी इसकी वैल्यूज थी वो ड्रॉ कर ली, तो इसमें इसने ग्राफ बना के दे दिया। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं नीचे सेक्शन में दे दूंगा। इस पे आप बेसिकली सन पाथ डायग्राम या सन की ट्रेजेक्टरी को चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कौन सा लैटिट्यूड सेट करना है। लैटिट्यूड आप यहाँ से सेट कर लें, कहाँ आपने इसको सेट करना है, यहाँ पे सेट कर दिया, इसका लैटिट्यूड यहाँ आपको शो हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूड है, अदरवाइज इसको आप चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। किस डेट को चेक करना है साल के, सॉरी अपर वन इज फॉर डेट और नीचे वाला टाइम। और उसके अगेंस्ट में आपको एजिमथ और एल्टीट्यूड एंगल मिलना शुरू हो जाएगा। इवन डे लाइट भी मिलना शुरू हो जाएगी, पूरा कितना दिन कितना टाइम का आपको दिन मिल रहा है। तो एक ये अच्छी वेबसाइट है अगर आप सोलर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पर अगर आप देखें तो आपको पूरा एक शेडो एनालिसिस भी मिल रहा है कि शेडोज कैसे बन रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें जैसे सन पाथ डायग्राम यहाँ से चेक की, तो एक सन पाथ डायग्राम यहीं से इसी वेबसाइट से यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। ये कराची की सन पाथ डायग्राम है।
तो ये डिफरेंट लाइक अगेन दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून की डिफरेंट डेट्स पे ये ड्रॉ की गई है। और इसमें आप देखें तो कराची में ये बेसिकली सोलर अजीमथ, ये जो 180 लिखा हुआ है ये बेसिकली 0 डिग्री है। तो ये आपका सोलर अजीमथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ईस्ट वेस्ट, ये सोलर नून, और ये इसका एल्टीट्यूड एंगल, और ये इसका अजीमथ एंगल। तो ये डायग्राम आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर, अगर आप बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं जो कि ये वाले हैं। इन फार्मूलाज की बेस पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ फाई चाहिए जो कि लैटिट्यूड है कराची का या किसी भी लोकेशन का, डेल्टा चाहिए जो कि नंबर ऑफ डे पे डिपेंड है। आप n1 से लेकर 365 या जो भी आपका n है उस पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओमेगा चाहिए, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कि प्लस माइनस में चलेगी। अब इसमें जब आप इसको फॉर्मूले के साथ एक्सेल पे ड्रॉ करेंगे तो जब ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाए तो वो वैल्यू आपने यूज नहीं करनी, क्योंकि अल्फा नेगेटिव मीन्स या तो सनराइज नहीं हुआ या सनसेट हो चुका है, तो वो वैल्यू आपने यूज नहीं करनी। और सेम इसी के रिस्पेक्ट से आपको यहाँ पे गैमा मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको गैमा और अल्फा के दरमियान एक कर्व ड्रॉ करना है या एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसी की बेस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। सिंपली यू हैव टू ड्रॉ अ सन पार्ट डायग्राम फॉर कराची। कराची का लैटिट्यूड आपको पता है, विद लाइंस ऑफ जून 21 एंड दिसंबर 21। सो जून 21 आप नंबर ऑफ डे चेक कर सकते हो कौन सा नंबर ऑफ डे है, उसके बेस पे डेल्टा और बाकी फार्मूला यूज करते हुए आपको बेसिकली अल्फा एस फाइंड आउट करना है और गैमा एस फाइंड आउट करना है फॉर ऑल आवर एंगल्स। एंड देन उसको आप आवर एंगल्स बिटवीन 21 सॉरी फॉर 21 एंड फॉर 21 दिसंबर आपको फाइंड आउट करना है, और इसकी बेस पे आप कर्व ड्रॉ कर सकोगे। तो ये आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं खुद से। नाउ हमने सन पार्ट डायग्राम को स्टडी कर लिया और हमने ये देख लिया कि हम साल के किसी भी दिन में किसी भी टाइम पर एल्टीट्यूड एंगल या अजीमथ एंगल को कैसे चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई भी दिन है तो वो दिन में टोटल कितने टाइम तक आपको लाइट मिलेगी, मीन्स कि आपके पास डे लाइट आवर्स कितने हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि सनसेट किस टाइम पर हो रहा है। सनसेट का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, कॉस ऑफ ओमेगा एस अभी फॉर सनसेट है इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट फाई, फाई फॉर लैटिट्यूड एंड टेंजेंट ऑफ डेल्टा, डेल्टा मीन्स फॉर दैट डे, क्योंकि इसमें डेल्टा में एन इन्वॉल्व है। इस फॉर्मूला की मदद से हम ओमेगा एस को फाइंड आउट करेंगे, ये ओमेगा एस आ जाएगा। तो ये आवर एंगल की फॉर्म में आंसर आ गया, और जो भी आंसर आया उसको 15 से डिवाइड करके आप सोलर टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोलर टाइम पे सनसेट हो रहा है। तो यहाँ से हम सनसेट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये सनसेट है तो बेसिकली ये नून की रेस्पेक्ट से, क्योंकि हमने आवर एंगल 0 से लिया हुआ है, तो सन नून से लेकर सनसेट का टाइम और सनराइज से लेकर नून तक का टाइम दोनों बराबर होंगे। मीन्स कि जो टाइम आपको यहाँ मिलेगा ओमेगा एस, सेम इतना ओमेगा एस आपको सनराइज से नून तक भी मिलना चाहिए। तो अगर आपको पूरा दिन का चाहिए, इफ यू हैव टू फाइंड द डे लाइट आवर्स, तो आपने सिंपल इस ओमेगा एस को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपको कंप्लीट सनराइज से लेकर सनसेट तक का टाइम मिल जाए। तो आपने सिंपल इसको यहाँ देखें तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा एस को और 15 से डिवाइड कर दिया ताकि आपको नंबर ऑफ आवर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। आप 15 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपको ओमेगा की फॉर्म में आंसर मिलेगा, और आपको पता है कि एक ओमेगा इक्वल टू लाइक एक आवर्स में 15 डिग्री का ओमेगा बनता है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे फॉर दैट डे। इसमें ऑलरेडी नीचे मेंशन है, बता चुका हूँ कि फॉर हाफ डे सनराइज टू नून और नून टू सनराइज नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स विल बी हाफ ऑफ द अबव। कि अगर आपको हाफ डे चाहिए तो इसका हाफ हो जाएगा या फिर सिंपल ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक छोटे से स्पेशल केस है जो यहाँ लिखा हुआ है, सेम इसी फार्मूलाज की बेस पे। ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये वाला माइनस टेंजेंट ऑफ फाई टेंजेंट ऑफ डेल्टा। सो हियर वी हैव sunrise occur at cos of minus like sin cos inverse of minus tangent phi tangent of delta upon 15 hours before local noon। और फिर इसी की तरह ये जो इसका जो आंसर आएगा, सनसेट occurs at this omega hours after local noon। तो ये और ये दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज, एक छोटी सी चीज है याद करने वाली, वो ये है, इफ tangent of delta tangent of phi is greater than or equal to 1, then no sunset that day, and if tangent of delta tangent of phi is less than -1,
और इक्वल टू -1, देन नो सनराइज दैट डे। क्योंकि अगर आप नॉर्थ की साइड पे, नॉर्थ पोल की साइड पे जाना शुरू करते हैं, तो अराउंड लाइक 70 डिग्री लैटिट्यूड के बाद वाले एरियाज कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पूरा पूरा दिन आपको सनराइज नजर आएगा या सनसेट नजर आएगा। साल में कुछ ऐसे दिन मिलेंगे जिनमें उसको सनराइज मिल रहा होगा, या ऐसे दिन मिलेंगे जिसमें आपको सनसेट मिल रहा होगा। तो अक्सर जगहों पे आपने अक्सर सुना होगा 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। तो वो बेसिकली यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अगेन एक एक्सेल का प्रोग्राम बनाएं। आप सिंपल डेल्टा यूज करें डिपेंडिंग अपॉन एन, टेनेंट फाई जो भी आपको लोकेशन है उसके रेस्पेक्ट से ये टेबल बनाएं। वैल्यू चेक करें, अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 आ रही है तो वहाँ सनसेट नहीं होगा, मीन्स के पूरा पूरा दिन आपके पास दिन नजर आएगा। अगर लेस देन -1 आ रही है तो आपके पास नो सनराइज फॉर दैट डे होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ आपके पास किसी किस्म का सनराइज ही नहीं हो रहा। अगर आप वापस इस वेबसाइट पे आए जो कि मैंने आपको पहले दिखाई, ये वाली, और लेट्स सपोज मैं इसकी लैटिट्यूड बढ़ा देता हूं, इसका लैटिट्यूड मैंने बढ़ा दिया, लेट्स सपोज ये मैं इसको 70 अराउंड 72 पे ले गया और कोई किसी भी पोजीशन पे रख दिया। तो इस पे अगर देखें तो डे लाइट आपको तकरीबन 8 घंटे की मिल रही है। अगर मैं इस टाइम को चेंज कर दूं तो आप देखें ये जुलाई में इसका डे लाइट आपको 24 घंटे का मिल रहा है। मैं इसके 24 घंटे यहाँ आपको सूरज नजर आ रहा है, क्योंकि इस डे की रिस्पेक्ट से आपके पास वो जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको मजीद चेंज कर दूं तो आप यहाँ देख लेंगे दिसंबर में 0 डिग्री पे 0 डे लाइट मिल रही है। मीन्स आपको 24 आवर्स यहाँ पे सन ऑफ मिलेगा, मीन्स के यहाँ सन राइज ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो फार्मूलाज हैं, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ये नॉर्मली हम कहते हैं कि ये 65 डिग्री लैटिट्यूड के बाद एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर आगे आपके पास जो चेंजिंग आ जाती है वो इस केस पे आ जाती है कि वहाँ सनराइज या सनसेट का इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। इस बेस पे आप ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज है कि आपके पास व्हाट इज द सनसेट टाइम सोलर, अगेन सनसेट टाइम सोलर में चाहिए तो ओमेगा एस अगर आप निकाल लें तो वहां से आप सोलर टाइम भी निकाल सकते हैं, एस टी माइनस 12 मल्टीप्लाई 15 करके। ऑन अगस्त 14 डे दिया हुआ है, इन कराची लैटिट्यूड गिवन है। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, कराची के रेस्पेक्ट से और एक जर्मनी बिलिंगन के रेस्पेक्ट से, वहाँ का लैटिट्यूड दिया हुआ है। आपको सनसेट आवर चाहिए तो सनसेट आवर का फॉर्मूला आपको पता है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डे लाइट आवर फॉर ईच सिटी। सो नंबर ऑफ डे लाइट आवर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूलाज। इसके बाद हमारे पास जो सब टॉपिक है वो है शेडो एनालिसिस। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो भी प्लेन या सरफेस है जिसमें हम सोलर एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उस पर किसी किस्म का शेडो ना आए, क्योंकि शेडो आने की वजह से सन से आने वाली रेडिएशन या सन से आने वाली लाइट या सन से आने वाली हीट में कमी वाक़या होगी। सो नॉर्मली शेडो आपके पास किसी भी वजह से आ सकता है। शेडो आपके पास जो आपके अराउंड ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं, किसी की वजह से भी शेडो पैनल्स के ऊपर रिसीव हो सकता है। अब हमें शेडोज को हटाना है और साथ साथ ये भी चेक करना है कि शेडोज पूरे साल में कितने टाइम तक के लिए होंगे, क्योंकि शेडोज की वजह से आपको जो टोटल एनर्जी कलेक्शन है उसमें लॉस मिलेगा। अब नॉर्मली जब आप शेडो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो आपको सन चार्ट, आपको जो सन पार्ट डायग्राम है, अगर जो भी लोकेशन है उसकी अवेलेबल है तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक सन पार्ट डायग्राम चाहिए, एक इंक्लिनोमीटर चाहिए, और आपको कंपास और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक छोटी सी जो बेसिक शेप है इंक्लिनोमीटर की वो कुछ इस तरह की है, बाकी डिटेल आप नीचे चेक कर सकते हैं जो केवल लिंक है। यहाँ से आप जो भी सोलर साइट सर्वे शेडिंग है इसको आप चेक कर सकते हैं। सिंपल टूल है ये आपके पास, इसको हम इंक्लिनोमीटर कहते हैं। इसकी मदद से हम बेसिकली जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एल्टीट्यूड और एजीमुथ एंगल चेक करते हैं। जो नियर बाई बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं, ये ट्रीज हैं, उनका एजीमुथ और एल्टीट्यूड एंगल चेक करते हैं, और इसके रिस्पेक्ट से चेक करते हैं कि इसका शेडो पैनल्स के ऊपर या सरफेस के ऊपर
आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पैनल्स के ऊपर शेडो आने की वजह से आपको एनर्जी आउटपुट में लॉस मिलेगा। नॉर्मली अगर लेट्स सपोज ये आपके पास सन पाथ डायग्राम है किसी लोकेशन की, और साथ में जो नियर बाई बिल्डिंग्स हैं अगर उनको प्लॉट करूं, क्योंकि वो भी आपकी पैनल्स की रिस्पेक्ट से किसी एक खास एंगल पर होंगी और इससे कुछ खास एल्टीट्यूड एंगल होगा। तो ये हमने एक बिल्डिंग के कॉर्नर्स को सेट करके इनको ड्रॉ कर लिया, सेम इस तरह ये भी कर लिया। तो दो डिफरेंट हमारे पास बिल्डिंग थी जिनको हमने सन पाथ डायग्राम पे चेक कर लिया। अब यहाँ पे सन पाथ डायग्राम पे चेक करने के बाद इसमें आपको आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि इस बिल्डिंग की वजह से लेट्स सपोज ये है 11 बजे, ये 11 बजे हैं दिन के, 11 बजे के बाद इस बिल्डिंग का इफेक्ट नहीं होगा, किसी किस्म का शेडो इस पर नहीं आएगा, लेकिन 11 बजे से पहले पहले इसका इफेक्ट जरूर आएगा। और इसका इफेक्ट इन मंथ्स में अप्रैल मई जून इवन जुलाई अगस्त तक इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसका इफेक्ट सिर्फ गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम में होगा। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह की बिल्डिंग है तो इसमें आप देख लें तो ये इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, और ये इफेक्ट आपको तकरीबन 2 बजे के बाद मिल रहा है। तकरीबन पूरा साल इसका इफेक्ट रहेगा और 2 बजे के बाद इसका इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको शेडो एनालिसिस करना पड़ता है। ये वो शेडो एनालिसिस जो बिल्डिंग के पोल की वजह से होगा। कभी कभी हमें शेडो एनालिसिस करना पड़ता है अगर आपके पास पैनल्स लगे हुए हैं लाइन वाइज, तो एक लाइन के दरमियान अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो देयर इज अ चांस के पैनल का शेडो दूसरे पैनल पे चला जाए। हमें यहाँ पे एक एंगल डिफाइन करते हैं जिसको हम प्रोफाइल एंगल कहते हैं। अगर आप प्रोफाइल एंगल को देखें तो इट इज द एंगल थ्रू विच अ प्लेन दैट इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल मस्ट बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द गिवन सरफेस इन ऑर्डर टू इंक्लूड द सन। टिपिकल सी डेफिनेशन है, तो इसे ट्रिकी भी है। बेसिकली इट इज द एंगल थ्रू विच अ प्लेन दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, जो कि समवे यहाँ पे है, और आपने इसको रोटेट करना है इन सच अ वे कि आपने इसको सन को इसके अंदर इंक्लूड करवाना है। ये सन है और सन को इसके अंदर इंक्लूड कराना है। ये यहाँ पे तो क्लियर नजर ना है, लेकिन इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है हमारे पास है प्रोफाइल एंगल का, वो ये रहा। ये प्रोफाइल एंगल, द टेंजेंट ऑफ प्रोफाइल एंगल इज सिंपली टेंजेंट ऑफ अल्फा एस मींस सोलर एल्टीट्यूड, एंड देन वी हैव cos gamma s minus gamma, cos gamma s minus gamma। तो ये आपके पास एजिमुथ एंगल ऑफ द सन और ये एजिमुथ एंगल ऑफ द प्लेन या सरफेस हो गई। So it is normally used to calculate the shade of one collector row on the next collector row. So normally आपको ये प्रोफाइल एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक आसान सी चीज़ कि अगर आपके पास प्रोफाइल एंगल की वैल्यू पता है, जैसे ये हमारे पास दो पैनल्स हैं, ये एक पैनल है, ये दूसरा पैनल है, और ये सन है। अब सन की रेडिएशन इस पे आ रही है और इसका शेडो यहाँ कहीं बनेगा। तो नॉर्मली अगर आपको प्रोफाइल एंगल पता है तो इस प्रोफाइल एंगल को अगर आप यहाँ देखें तो हम कुछ एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास है बीटा, जो कि टिल्ट है, स्लोप इस पैनल का स्लोप है, ये इस पैनल का टिल्ट या स्लोप है। सेम नॉर्मली इस पैनल का स्लोप भी इतना ही होगा, तो ये भी बीटा होगा। अब हमें इसको कुछ डिस्टेंस पे रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस एच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास आ गया बीटा डैश। अगर इस बीटा डैश की वैल्यू प्रोफाइल एंगल से ज्यादा है, अगर इस बीटा डैश की वैल्यू प्रोफाइल एंगल से ज्यादा है तो इस कलेक्टर का शेड इस पर आएगा। हमें बेसिकली इस बीटा डैश की वैल्यू प्रोफाइल एंगल से कम रखनी है, हमें इस बीटा डैश की वैल्यू प्रोफाइल एंगल से कम करनी है, और बीटा एंगल और प्रोफाइल एंगल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली प्रोफाइल एंगल की वैल्यू इसे कम रखनी है, सॉरी प्रोफाइल एंगल की वैल्यू इस बीटा डैश से ज़्यादा रखनी है। हमें प्रोफाइल एंगल की वैल्यू इस बीटा डैश से ज़्यादा रखनी है। अगर ये बीटा डैश की वैल्यू प्रोफाइल एंगल से ज़्यादा है तो करेक्टर बी विल बी इन शेड ऑफ करेक्टर ए। तो इसका मतलब है कि इसको आपको मजीद थोड़ा आगे करना पड़ेगा। एक यहाँ पर कराची के लिए याद रखेंगे, कराची के रेस्पेक्ट पे अगर आपके पास पैनल्स हैं तो हम नॉर्मली करते क्या हैं कि हम तकरीबन 4 से 4.5 फीट का डिस्टेंस रखते हैं अगर आपके पास पैनल्स नॉर्मल पैनल्स हैं। नॉर्मली ये जो पैनल्स की लेंथ है, ये वाली लेंथ
इसका एक फार्मूला बता रहा हूँ कि ये जो लेंथ है, ये भी जो भी लेंथ है इसकी, क्योंकि आप पैनल्स को किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी या लैंडस्केप पे भी, इस लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ 25 से या साइन ऑफ टिल्ट से, जो कि ये नीचे टिल्ट दिया हुआ है, सॉरी 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 बेट, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ टिल्ट से, क्योंकि हम टिल्ट को और लैटिट्यूड को सेम रखते हैं। हम इसको साइन ऑफ लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स साइन थीटा टाइम्स लेंथ, और उसको डिवाइड कर देते थे टेंजेंट से, टेंजेंट ऑफ जो ये हमारे इस वक्त कराची का 25, तो हमारे पास जो नॉर्मल हो जाएगा साइन 25 मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय टेंजेंट 25, और इससे जो आपका आंसर आएगा, इतना गैप आपको प्रोवाइड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इतना गैप आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोवाइड करना है। तो फॉर्मूला दोबारा सुन लें, साइन 25 मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय टेंजेंट 25, तो आप चेक कर सकते हैं। इसी का एक सिंपल यहाँ स्टेटमेंट है, द सन पोजीशन इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन अर्थ कैन बी एग्जैक्टली स्पेसिफाइड बाय टू एंगल्स, जो कि आपको सन एल्टीट्यूड है और सोलर अजीमत है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बस ये प्रोफाइल एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और सबसे बड़ा शेडो आपको मिलेगा दिसंबर में। नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिया गया कि अकॉर्डिंग टू फिगर फॉर अ 25 डिग्री प्रोफाइल एंगल, ऑलरेडी प्रोफाइल एंगल दे दिया आपको, ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दे दी कि आपके पास जो भी लैटिट्यूड था और जो भी आपके पास अजीमत एंगल था, उसके रिस्पेक्ट से प्रोफाइल एंगल आ गया 25 का। नाउ विल द कलेक्टर बी इन द शेड ऑफ द कलेक्टर ए, विल द कलेक्टर बी इन द शेड ऑफ कलेक्टर ए, तो इसमें आपको चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी। यहाँ पे आपको बीटा डैश चाहिए, ये वाला बीटा डैश चाहिए। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की इस जगह पे, जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है ये वाली, और आपको बीटा डैश चाहिए। अब अगर इस बीटा डैश को चेक करें तो आपके पास ये लेंथ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये लेंथ पता है, और अगर आपको ये लेंथ पता है, तो आप सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा को यूज करते हुए एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है और ये पता है, तो आप टेंजेंट भी यूज करते हैं। टेंजेंट यूज होगा क्योंकि साइन में आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में बेस पर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट में आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो अगर आपको ये लेंथ पता है, आपको ये लेंथ पता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट नाउ अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास तकरीबन 1.82 की हाइट है, तो सेम हाइट इसकी भी है 1.82, अजीम इसकी हाइट भी 1.82 है, और ये 1.05 तक इंक्लाइंड हुआ है। हम नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम पैनल्स को एक ही एंगल्स पे इंक्लाइन करते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस एज से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस भी आपका 1.05 हो गया, 1.05 ये हो गया। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.05 है, तो बाकी जो पोर्शन ये बचा, ये बेसिकली आपका 2.87 माइनस 1.05 हो गया। 2.87 माइनस 1.05, 1.05 तो आपको ये पोर्शन आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1.07, तो ये भी तकरीबन आपको 1.82 आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर भी आपको 1.82 आ जाएगा। तो यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ आपको बीटा डैश आ गया, ये आपको 1.82 और ये भी आपको 1.82। तो आप जब बीटा डैश निकालेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपको दोनों 1.82 ही आ जाएंगे। 1.82 और डिवाइड बाय नीचे जो आंसर है, तो आपको 45 डिग्री का आ गया। अब क्योंकि 45 डिग्री आपका बीटा डैश है, और बीटा डैश जो है वो 25 से बड़ा है, प्रोफाइल एंगल से बीटा डैश बड़ा आ गया, इसका मतलब है इसका शेड इस पर जरूर आएगा। कलेक्टर बी विल बी इन शेड ऑफ द कलेक्टर ए एट द गिवन प्रोफाइल एंगल, क्योंकि आपको प्रोफाइल एंगल को बीटा डैश से बड़ा रखना है। अब इस केस में जो प्रोफाइल एंगल है वो बीटा डैश से छोटा आ रहा है, तो आपके पास कलेक्टर ए का शेडो कलेक्टर बी पे होगा। इसके बाद थोड़ी सी बात ट्रैकिंग सरफेसेस के लिए। तो ट्रैकिंग सरफेसेस के लिए एक रेफरेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वो आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रैकिंग करना ज़रूरी होता है टू गेट द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द सन। और ट्रैकिंग आपको डुअल एक्सिस भी होती है और सिंगल एक्सिस भी होती है। अगर आप सिंगल एक्सिस ईस्ट वेस्ट पे इसको सॉरी आप इसको इस रोटेट करा रहे हो वन डायरेक्शन पे, तो ये वन एक्सिस, और अगर आप इसको डुअल कराना चाहो तो आप इसको भी रोटेट करा सकते हो। नॉर्मली जो आपके पास होती है वो अगर हम पैनल्स को फिक्स कर रहे हैं टूवर्ड्स साउथ, तो हम बेसिकली इस तरह की ट्रैकिंग को फॉलो करेंगे, तो ये ज़्यादा फिजिबल होगा। या फिर हम इसको भी कर सकते हैं। तो एक ट्रैकिंग आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करा रही है, और एक ट्रैकिंग आपको डाउन से अप साइड पे, मीन्स के फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ या टॉप साइड पे करवाती है। तो ट्रैकिंग के साथ हम ट्रैकिंग नॉर्मली पीवी पैनल्स पे तो इतनी फिजिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पर सोलर थर्मल सिस्टम्स हैं, जहाँ पे पैराबोलिक डिशेस वगैरह हैं, तो वहाँ पे ट्रैकिंग करवाना ज़रूरी हो जाता है।
अभी तक जितनी बात थी हमारी वो सारी की सारी सोलर ज्योमेट्रिक रिस्पेक्ट से थी। अब कुछ बात सोलर रेडिएशन की रिस्पेक्ट से भी कर लें। तो सोलर रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो सोलर रेडिएशन में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस हैं, जिसको हम बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन भी कह सकते हैं और डिफ्यूज या स्काई रेडिएशन भी कह सकते हैं, और उनका समेशन जो है वो हमारे पास टोटल रेडिएशन होगा। बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन जो कि सन से डायरेक्ट पैनल पर रिसीव हो रही है, और डिफ्यूज जो स्कैटर्ड होकर हमारे पास पहुंचेगी। सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनको हम दो डिफरेंट टाइप्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये जो दो टाइप्स हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या टेरेस्ट्रियल हो सकती हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या, जो सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मीन्स अगर आपको एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो भी सन सोलर की रेडिएशन हम तक पहुंच रही है वो हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है हमारे पास। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन में अगर देखें तो यहाँ से और द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो जो भी सोलर रेडिएशन हमें आउटसाइड एटमॉस्फेयर मिल रही है हम उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं और उस डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिससे हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन बेसिकली हम अर्थ पे रिसीव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मीन्स कि जो भी रेडिएशन हमें यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे मिलेगी तो वो सारी सारी टेरेस्ट्रियल होगी। ऐसे टेरेस्ट्रियल आउटसाइड अर्थ या एटमॉस्फेयर की होगी। सो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन टेरेस्ट्रियल को हम सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। कुछ ऑलरेडी डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें नासा का डेटाबेस है और डिफरेंट हमारे वेदर स्टेशन हैं जहाँ से हम डेटा एक्वायर कर सकते हैं। नॉर्मली जो डेटा आपको मिलेगा वो TMY फाइल की फॉर्म में मिलेगा। TMY मीन्स टिपिकल मेट्रोलॉजिकल ईयर। तो उसमें कंप्लीट जैन की 1 से लेकर दिसंबर की 31 तक का डेटा दिया जाता है कि इस पोजीशन पे या इस लोकेशन पे वेदर का क्या बिहेवियर है और सोलर रेडिएशन कैसे रिसीव हो रही है, डायरेक्ट और जो आपके पास इनडायरेक्ट रेडिएशन है। नॉर्मली जब आप बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द सोलर रेडिएशन की, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ सोलर रेडिएशन को दो डिफरेंट फॉर्म में अगेन डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है, इसको हम इरेडियंस कहते हैं। Irradiance is simply the rate of energy, which is power. Rate of energy is basically power received per unit area. Received per unit area. So normally हम वर्ड यूज करते हैं G का, इसमें वाट पर मीटर स्क्वायर है। So ये हमारे पास है रेट ऑफ एनर्जी या पावर, इरेडियंस। दूसरा हमारे पास है इरेडिएशन या इंसुलेशन। इरेडिएशन या इंसुलेशन ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी है। इट्स नॉट रेट ऑफ एनर्जी, रादर इट्स एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, और साथ में हमारे पास है इन अ गिवन टाइम। इसमें आपके पास रेट है और इसमें इन अ गिवन टाइम है। सो इसमें हम इरेडिएशन या इंसुलेशन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है हमारे पास आई या आवरली फॉर्म में, या इस 1 घंटे के दौरान हमें कितनी एनर्जी रिसीव हुई पर यूनिट एरिया, हम जूल पर मीटर स्क्वायर का यूनिट है, हम इसको आवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आई की फॉर्म में आ जाएगा। डेली के लिए हम एच का सिंबल यूज करते हैं, मींस कि इस एक दिन में कितनी एनर्जी हमें रिसीव हुई तो जूल पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम मंथली एवरेज डेली यूज करें तो एच बार जो कि आपके पास जूल पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में अगेन आएगा। लेकिन ये हमारे पास पूरे साल के पूरे मंथ का जो एवरेज है वो एक डेली की रिस्पेक्ट से हम इसको शो करते हैं एच बार की फॉर्म में। तो हमारे पास आई है, एच है और एच बार है। सो हमारे पास दो मैग्नीट्यूड्स हैं, इरेडियंस और इरेडिएशन या फिर इंसुलेशन, और दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। एक हमारे पास वॉट की फॉर्म में और एक हमारे पास जूल की फॉर्म में, एक एनर्जी की फॉर्म में और एक पावर की फॉर्म में है। फिर हमारे पास जो भी एनर्जी हमें रिसीव होती है अर्थ पे उसको हम कैसे रिसीव करें, तो इसमें हमारे पास डिपेंड करता है कि आप कितना उसको टिल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पैनल को और उसकी ओरिएंटेशन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू साउथ। तो टिल्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर हॉरिजॉन्टल है तो बीटा 0 हो जाएगा क्योंकि आपके पास इसमें किसी किस्म का टिल्ट नहीं है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ गामा क्योंकि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो फिर आपके पास वो कंप्लीट जमीन पर है तो उसमें फिर किसी किस्म के गामा को फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल टू सन अगर होगा तो बीटा जो है इसकी वैल्यू थीटा जेड या जीनत एंगल के बराबर होनी चाहिए और गामा को गामा इसके बराबर होना चाहिए। अब ये वो चीज़ है जो नॉर्मली ट्रैकिंग में आती है कि नॉर्मल टू सन आपको हमेशा नॉर्मल टू सन रखना है। अब लेट्स सपोज मैं कहूँगा टिल्ट है तो टिल्ट में तो आपको कभी बीटा हो सकता है और नॉर्मली गामा को हम 0 रखते हैं, या अगर मैं बीटा को लेटिट्यूड और के को रखूँ तो अगेन गामा यूजली
0 होता है। ये केस हमारे पास है जिसमें हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ये वो नॉर्मल केसेस हैं जिसमें हम नॉर्मली पैनल्स को टुवर्ड्स साउथ रख के गैमा को 0 रखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट, यहाँ हमें बेसिकली जो सोलर रेडिएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है कि इसको हमने कैसे लिखना कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉर्मली हमारे पास ये कैपिटल है, इसमें आपके पास जी आई एच या एच बार आ जाएगा, तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं। इधर हमारे पास पावर आ जाएगी या रेट ऑफ एनर्जी आ जाएगी या फिर सिंपल एनर्जी पर यूनिट एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट वर्डिंग आ सकती हैं सबस्क्रिप्ट में। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज आएंगी, या तो वो ओ होगा या कुछ नहीं होगा फर्स्ट वाले, सेकंड में बी या डी होगा या कुछ नहीं होगा, थर्ड में एन टी या कुछ नहीं होगा। अब ये इनकी अपनी एक नॉमेनक्लेचर है। अगर लेट्स ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमने जो रेडिएशन चेक की वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो टेरेस्ट्रियल है। अगर बी लिखा हुआ तो बीम है, और डी लिखा तो डिफ्यूज है, और फॉर टोटल हम कुछ नहीं लिखेंगे। नॉर्मल है तो एन, टिल्ट है तो टी, और हॉरिजॉन्टल है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लेट्स अगर ये चेक करें तो ये हमारे पास है जी नॉट। जी नॉट मीन्स कि आपके पास रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब यहाँ ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, सो यू कैन सी हियर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, सो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को शो कर रहा है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, ना तो एन है ना टी है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास टोटल रेडिएशन को शो कर रहा है, मीन्स क्यू वाली, कि बी और डी नहीं है और एन और टी भी नहीं है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे जो रेडिएशन रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया वो शो कर रहा है, टोटल एनर्जी रिसीव कर रहा है, टोटल पावर को शो कर रहा है, और साथ साथ जो पैनल है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल है। लेट्स मैं इसकी बात कर लेता हूँ इस वाले की। तो ये एच ओ टी है। अब अगेन ओ है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अब टी है तो इसका टी ए टिल्ट है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे है टिल्ट, और क्योंकि इसमें बी या डी नहीं लिखा हुआ, तो कहीं बी और डी नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटल एनर्जी है। तो ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब ये एच है तो ये पर डे पे हो जाएगा, पर डे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे और टिल्ट पे, आप पैनल को आपने टिल्ट पे रखा हुआ है, और टोटल रेडिएशन ये रिसीव कर रहा है। ये टोटल रेडिएशन कर रहा है कि बी या डी नहीं लिखा हुआ, बीम या डिफ्यूज नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जैसे ये है, ये बीम के साथ है, तो ये आपके पास, अब इसमें देखें तो इसमें ओ नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल है। ये टेरेस्ट्रियल हो गया, बी है तो बीम हो गया, और अगेन इसमें टी या एन या नॉर्मल ये टिल्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल हो गया और बीम हो गया और टेरेस्ट्रियल हो गया। तो इस तरह हम डिफरेंट नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। देन जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की, तो हमें ये तो पता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में हम रेडिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल है उनके लिए उनको हमें बेसिकली मेजर करना है। हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि हम सोलर कांस्टेंट है, जिसको हम जी एस सी का वर्ड यूज करते हैं, सोलर कांस्टेंट। जी फॉर रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। इस जी एस सी की मदद से हम जी ओ एन फाइंड आउट करते हैं। अब जी ओ एन है तो ये बेसिकली आपके पास अगेन ओ फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, नॉर्मल ले रहे हैं और टोटल ले रहे हैं, इसमें कोई बी और डी नहीं है, तो ये टोटल एनर्जी। तो हम इससे ये ड्राइव करते हैं और इससे ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि इरेडियंस एट हॉरिजॉन्टल है। मींस आप देख लें, ओ है तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अब ये सारी ऊपर टॉप वाली तीनों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे, तो ओ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, बी डी नहीं है तो ये टोटल है, और एन और टी नहीं है तो ये भी अगेन हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल पे ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। अब इनकी वजह से फिर हम इनको 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर आवरली रेडिएशन, डेली इरेडिएशन और मंथली इरेडिएशन। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसको वन बाय वन देखना पड़ेगा। फर्स्ट हमारे पास है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट हमारे पास सिंपल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट नॉर्मल व्हेन अर्थ इज एट वन एवरेज डिस्टेंस व्हिच इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपके पास 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर है, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास सोलर कांस्टेंट है और ये हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम द वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर WRC। तो ये 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू है सोलर कांस्टेंट की। अभी जो सोलर कांस्टेंट है बेसिकली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे, और जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो वेरी करता है प्लस माइनस 1.7% पे। में इसके डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है अर्थ का और जमीन का। उसका मतलब है GSC की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ये बढ़ेगी भी और कम भी होगी। अब क्योंकि हमने GSC को एक कांस्टेंट लिया हुआ है, तब उसकी वजह से फिर हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेते हैं। सॉरी, GSC की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, इसमें उसकी जो G1 की वैल्यू वो चेंज होगी क्योंकि वो डिपेंड करेगी। GSC की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी। GSC की वैल्यू 1367 है। अब वो जो वैल्यू है क्योंकि आपके पास सन की रेडिएशन, सॉरी अर्थ और सन का डिस्टेंस चेंज होगा, तो G1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल solar radiation received at normal, it deviates from GSC as the earth move near or away from the sun। तो यहाँ n की वजह से, क्योंकि मोशन या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन चेंज होगा, तो GON की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में आप नॉर्मल रेडिएशन ले रहे हो तो GSC क्योंकि 1367 है, उसके बाद फिर ये फैक्टर है। अब ये फैक्टर इसमें ये पूरा फैक्टर इसको GSC इक्विवेलेंट पे ले आता है और उससे बड़ी वैल्यू ले जाएगा और उसको छोटी वैल्यू भी कर देगा, क्योंकि ये फैक्टर इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये फैक्टर। तो आप देख रहे हैं आपके पास मिनिमम वैल्यू अराउंड 1300 समथिंग, 1325 के आसपास, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास तकरीबन 15 या 12 के आसपास यहाँ वैल्यू मिल जाती है। और आप सिंपल इसमें वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू GSC एज अ कांस्टेंट लें, तो अभी ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह हमारे साथ GON, तो हमने GON फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम GSC। अब ये देखें तो दोनों में हमारे पास कैलकुलेशन है, फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट था और दूसरे पे सिंपल अपने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया GON की वैल्यू। तीसरा फिर आप ये एक एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सिंपल व्हाट इज द एक्सट्राटेरेस्ट्रियल सोलर इरेडियंस एट नॉर्मल, सो आपको GON चाहिए। आपको इरेडियंस है, नॉर्मल है और एक्सट्राटेरेस्ट्रियल तो GON हो गया। ऑन द फॉलोइंग डेज ऑफ द ईयर अप्रैल, अक्टूबर, जून एंड दिसंबर, तो सिंपल आपने इस फार्मूले में नंबर ऑफ डे चेंज करने हैं और नंबर ऑफ डे आपने इसके रिस्पेक्ट से लेना है। अप्रैल का जो हो गया वो आपके पास जो भी जनवरी, फरवरी और मार्च को ऐड करने के बाद जो आपका अप्रैल आएगा फर्स्ट को, वो आपने चेक करके एन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आपको यहाँ पे GON मिल जाएगा। तो इन सब केसेस का वो GON मिल जाएगा। तो ये आप एक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास GO है, ये एक्सट्राटेरेस्ट्रियल ऑन हॉरिजॉन्टल है। लास्ट वाला जो था आपके पास नॉर्मल पे था, इस नॉर्मल को हम मजीद सिंपलीफाई करके हॉरिजॉन्टल पे लेके आते हैं। तो ये जब फर्स्ट GO है, ये GON टाइम्स, और ये आपके पास cos ऑफ फाई किस लोकेशन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, cos ऑफ डेल्टा किस डे की बात कर रहे हैं, cos ऑफ ओमेगा किस टाइम के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, प्लस sin फाई एंड sin डेल्टा। सो एक्सट्राटेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिसीव्ड एट हॉरिजॉन्टल, इट इज derived फ्रॉम द GON। सो यू कैन सी आपको ये GON है, उससे हमने इसको ड्राइव किया है। So therefore it deviates from GSC as the earth move near and away from the sun। Again GON की तरह ये भी वेरी करेगा। तो GSC पे डिपेंड डायरेक्टली, लाइक ये GSC के इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी GON की, GON की और GO की। तो हमने बेसिकली ये तीनों देख लिए। ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वजह से हम ये निकाल सकते हैं और इसकी वजह से फिर हम ये निकाल सकते हैं। इवन हम अगर ये भी ना भी निकालें तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि GON इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द GSC। तो ये हमारे पास है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे रेडिएशंस। तो अगर आपको GO का फॉर्मूला पता है तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्सट्राटेरेस्ट्रियल सोलर इरेडियंस ऑन हॉरिजॉन्टल एट, ना इस केस में आपको टाइम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है, आपका ये ओमेगा गिवन है तो ये बेसिक टाइम है। तो ये आपके पास 10 AM है, तो बेसिकली ओमेगा जो आपके पास आ जाएगा -30 आ जाएगा क्योंकि आपका ये सुबह की साइड पर है। ऑन फैब की टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह आप GO की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक जो काम किया है इसमें हमने इरेडियंस को चेक किया है एक्सट्राटेरेस्ट्रियल में। अब इरिडेशन या इंसुलेशन को अगर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल में चेक करना हो, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल में, तो उसके फार्मूलाज भी हमारे पास हैं। ये फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल आवरली रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल। सो सिंपली I नॉट, पे फैक्टर है 12 टाइम्स 3600 डिवाइड बाय पाई, GSC सोलर कांस्टेंट, देन ये आपके पास बेसिकली 1 प्लस 0.0033 cos ऑफ 360 एन अपॉन 365। सो बेसिकली ये पूरा फैक्टर पर GON का फैक्टर है। अब क्योंकि हम यहाँ पे आवरली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी स्पेसिफिक आवर होगा, लाइक बिटवीन लेट्स सपोज 1 and 2 आवर्स, बिटवीन लाइक 12 से लेकर 1 बजे का टाइम या 1 से लेकर 2 बजे का टाइम या 2 से 3 बजे का टाइम। तो इसलिए अगर इसमें आप नीचे वाले फैक्टर को देखें तो इसमें आपके पास बाकायदा cos ऑफ फाई, cos ऑफ डेल्टा एंड देन वी हैव sin ओमेगा 2 माइनस sin ओमेगा 1। मींस अब यहाँ ओमेगा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि आपके पास
अब दो टाइम्स हैं, एक स्टार्टिंग टाइम और एक एंड टाइम किसी भी आवर का। तो ये इसके हिसाब से आपके ओमेगा चेंज हो जाएंगे, और फिर आपको एक ये फैक्टर है, इसमें आपका प्लस पाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपन 180 टाइम्स साइन ऑफ पाई साइन ऑफ डेल्टा। तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारे पास आवरली बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ये सारी सारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी। सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस फार्मूला जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसकी बेस पे हम इस तरह के एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आवरली सोलर रेडिएशन चाहिए ऑन हॉरिजॉन्टल बिटवीन 10 AM टू 11 AM। अब इसमें देख लो, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको ओमेगा 1 ये रहा, ओमेगा 2 ये रहा। तो ये ओमेगा 2 आपके पास हो गया, ये -15 हो गया, और जो ओमेगा 1 हो गया ये -30 हो गया डिग्री। ऑन फेब 19 एन पता है आपको, इन कराची लैटिट्यूड पता है। तो कराची के रेस्पेक्ट से आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कितनी रेडिएशन मिलेगी इस टाइम के दौरान, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये था हमारे पास आवरली। सेम इसे हम डेली भी चेक कर सकते हैं, तो ये आपके पास डेली के रेस्पेक्ट से आ गया। अब इसमें डेली के रेस्पेक्ट से चेक करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट फैक्टर वही पाने वाला ये सारा, लेकिन इसमें ओमेगा एस आ रहा है। ओमेगा एस मीन्स कि आपको सनसेट आवर्स जो बनेगा, तो आपको बेसिकली सनसेट आप फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला सनसेट के साथ चलेगा, क्योंकि आपको डे चेक करना है किस डे की बात कर रहा है। तो डे के रेस्पेक्ट से ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपका अगर फॉर्मूला है तो इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डेली सोलर रेडिएशन चाहिए, डेली चाहिए। अगेन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल, सो आपको एच नॉट चाहिए ऑन फेब डे दिया हुआ है, एंड कराची लैटिट्यूड गिवन है। तो पहले ओमेगा एस निकालेंगे, और फिर आपके पास फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आप एच नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम ही सर हमारे पास फॉर्मूला जो हमारे पास एवरेज होता है, एवरेज डेली, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये है आपके पास एवरेज डेली है, ये एच नॉट बार है, अगेन पूरे का पूरा फैक्टर, इसमें ये पूरा फैक्टर। अच्छा, इसमें एक जो छोटी चीज है वो हमारे पास है, इस पूरा फैक्टर, इस फार्मूले को देखें और इस फार्मूले को देखें जो कि पीछे है, तो आपको ये ऑलमोस्ट सेम लगेगा। लेकिन इसमें जो चीज यहाँ पे है एन, ये बेसिकली आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मंथली वाला पुट करना है। अब मसला ये मंथली एवरेज क्या है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मंथली एवरेज, तो ये हमने ऑलरेडी कुछ नंबर्स सिलेक्ट किए हुए हैं। ये n की वैल्यू है जो कि आपको बेसिकली एवरेज डे लेना है फॉर पर्टिकुलर मंथ, व्हिच इज n इज इक्वल टू n बार। अब ये वो चीज है जो मैंने लास्ट क्लास में एक टेबल दिखाया था आपको, तो मैंने कहा था कि इसको फिलहाल स्टॉप करते हैं और बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली वही टेबल है, आपके रेफरेंस के लिए दोबारा एक टेबल यहाँ दिया है। तो ये बेसिकली ये वो टेबल है जिसमें हमने आई की रिस्पेक्ट से डे चेक किया था कि साल में कौन सा डे होगा, और ये डिक्लिनेशन का था। लेकिन इसमें अगर आप ये देखें तो ये आपके पास लाइक हमने कुछ डे सेट किए हुए, 17 जैन, 16 फेब, ये बेसिकली आपका एवरेज डे ऑफ मंथ है। लाइक दिसंबर का 10th, द 10th डे, 14th ऑफ नवंबर, ये ऑलरेडी सेट है, और ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग साल का कौन सा दिन बनेगा वो दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको ये जो एन है, ये वाला एन, ये वाला एन, यहाँ पे एन, अगर आपको मंथली एवरेज निकालनी है तो ये एन आपने यहाँ से चेक करके पुट करना है कि आप कौन सा एन पुट कर रहे हो। अगर आप जून है तो आपको 11 हो जाएगा, और 162nd डे हो जाएगा, या 160 या 160। तो ये आपको सब चीजें चेक करके देनी है। अच्छा, प्रॉब्लम है आपने ये एवरेज डे मंथ लिया कहाँ से, तो इसमें जो कैलकुलेशन की जाती है उसमें करते हैं कि हम पूरे मंथ का डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसका एवरेज चेक करते हैं, और उसको इक्वेट कर देते हैं, इक्विवेलेंट से कोई चेक कर लेते हैं किस दिन में सेम इतनी ही अमाउंट आपको रेडिएशन की मिल रही है, और वो दिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी डेटाबेस में ये दिन सेट हुए हैं, ये स्टैंडर्ड है, और इन्हीं को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एन पुट करना है एन बार की रेस्पेक्ट से। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये जैसे एग्जांपल है, तो इसमें आपको कहा गया कि आपको व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल मंथली एवरेज डेली सोलर रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल इन द मंथ ऑफ फेब। अब मंथ ऑफ फेब है, तो मंथ ऑफ फेब के लिए आपको 16 ऑफ फेब यूज करना है, मींस आपको 47 पुट करना है, तो एन की वैल्यू आपका 47 हो जाएगी। तो इस फार्मूले आपने बेसिकली इस फार्मूले में बेसिकली आपको 47 पुट करना है यहाँ पे, और ये आपका सनसेट हो जाएगा। बाकी इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि आपको आसानी रहे। नाउ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में तो हमारे पास फार्मूलेस थे, हमने एक जीएससी कांस्टेंट लेके फिर जी ओ एन और फिर जी ओ आई नॉट एच नॉट और एच नॉट बार को फाइंड आउट कर लिया फार्मूलों की मदद से। लेकिन जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, रादर देन हम इसको मेजर करेंगे या प्रेडिक्ट करेंगे। इसको हम मेजर करते हैं, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, या हम डेटाबेस
TMY फाइल्स या नासा का या SSC के डेटाबेस होता है, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर डिफरेंट कोरिलेशन है, उसकी वजह से हम इसको एस्टिमेट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजर करने जो हम सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास इधर पायरोनोमीटर है। ये पायरोनोमीटर है, ये बेसिकली टोटल इरेडियंस को कैलकुलेट करेगा या मेजर करेगा, सॉरी मेजर करेगा। ये टोटल इरेडियंस को मेजर करेगा। और अगर आपको डिफ्यूज रेडिएशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा एक स्ट्रिप लगा देते हैं कुछ इस तरह। अब जो भी डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है वो स्टॉप हो जाती है और डिफ्यूज रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब इस केस में जिसमें आपके पास यहाँ एक शेडिंग रिंग है, इसकी मदद से हम डिफ्यूज इरेडियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस शेड की वजह से हम डायरेक्ट डिफ्यूज इरेडियंस को मेजर कर पाएंगे। अगर ये शेड हटा दें तो हम टोटल को कर पाएंगे। तो अगर आपको बीम चाहिए तो बीम के लिए आप टोटल में से डिफ्यूज को माइनस कर दें। इसके अलावा हमारे पास एक और डिवाइस होती है जिसको हम पायर हेलियोमीटर कहते हैं। पायर हेलियोमीटर बेसिकली बीम को फाइंड आउट करने का काम आता है, बीम इरेडियंस को। बीम इरेडियंस के लिए आपके पास पायर हेलियोमीटर है, टोटल के लिए आपके पास पायरोनोमीटर है। अगर आपको अगर आपको डिफ्यूज चाहिए तो आप शेड यूज कर सकते हैं पायरोनोमीटर पे, या फिर आपने टोटल फाइंड करके उसमें से बीम माइनस कर लें तो आपके पास डिफ्यूज आ जाएगा। या अगर आपको डिफ्यूज पता है तो टोटल में से डिफ्यूज माइनस करके आप बीम निकाल सकते हैं। तो ये दो इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द टोटल और बीम इरेडियंस। ये दोनों इरेडियंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को, या सॉरी इरेडियंस को शो करेंगे, मींस के रेट ऑफ एनर्जी बाय यूनिट एरिया। नाउ हमारे पास सेकंड है डेटाबेस। डेटाबेस आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारे पास एक डेटाबेस है नासा का, नासा SSC। यहाँ से आपको मंथली एवरेज टोटली इरेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल जाएगी। डिफरेंट लोकेशंस की आपको मिल सकती है, स्टैंडर्ड सिटीज वगैरह की काफ़ी लाइक डिफरेंट सिटीज़ का डेटा से अवेलेबल है। और नॉर्मली हम इसकी टिपिकल TMI फाइल वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। ये TMI फाइल्स हैं, ये आपको डिफरेंट वेदर स्टेशन से मिल जाएंगी। तो ये आपको स्टैंडर्ड डेटा हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। TMI फाइल्स कुछ इस तरह की होती हैं। ये हमारे पास TMI फाइल 2 है कराची के लिए। तो ये देखें आपके पास 0 आवर्स मीन्स जनवरी की रात दिसंबर 31 से जब एंड हो रहा है 12 बज चुके हैं, वहां से लेके ये तकरीबन आपके पास कंप्लीट अगेन 31 ऑफ दिसंबर तक पूरा डेटा दिया हुआ है। और इसके जो नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं वो तकरीबन 8760 बनते हैं। ये रहे 8760 आवर्स हैं टोटल, और उसके बाद डेटा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास पर आवर्स की फॉर्म में देखें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है पूरे साल की, विंड स्पीड्स वगैरह, विंड डायरेक्शन, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, इसमें देखो तो ये आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल जूल पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर आवर की फॉर्म में, तो ये आपको दिया हुआ है। जीनत एंगल क्या है? अच्छा, इसमें देखो तो ये वैल्यू 0 है क्योंकि ऑलरेडी ये रात का टाइम है। 0 से लेकर सुबह के तकरीबन 6 बजे तक, 7-8 बजे जाके इसमें आपकी कुछ रेडिएशन आएगी, फिर दोबारा 0 हो जाएगा, रात का टाइम आ जाएगा। दिन के टाइम पे आपको वैल्यूज नजर आएंगी, वरना रात में 0 हो जाएंगी। ये सोलर जीनत एंगल है, सोलर अजीमत एंगल, टोटल रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल टोटल, और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, फिर बीम और ये डिफ्यूज, और ऐसा हम बाकी चीजें चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये टिपिकल फाइल होती हैं जिसमें आपको डेटा गिवन होता है और इसको आप यूज कर सकते हो। ये फाइल्स आपको अवेलेबल होती हैं डेटाबेस की वेबसाइट्स पे, या वेदर स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हो और इसको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हो। उस पर आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कितनी रेडिएशन आपको मिल रही है पर डे। सो मूविंग बैक, सो ये हमारे पास दो मेथड्स हो गए। एक तो आपने मेजर किया फ्रॉम डिवाइसेस, देन आपने ये डेटाबेस को यूज कर लिया। तीसरा हमारे पास है कि हम बेसिकली कोरिलेशन को यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोरिलेशन है वो हमारे पास एंगस्ट्रॉम टाइप रिग्रेशन इक्वेशन है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये h बार अपॉन h बार नॉट। अब ये जो h बार नॉट है ये बेसिकली आपके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की ये वैल्यू है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मंथली एवरेज है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इक्वल टू a प्लस बी एंड देन n अपॉन n बार अपॉन n बार।
अब ये जो है ए और बी और ये एन बार की वैल्यूज, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा से कोरिलेट हुई हुई है, क्योंकि कोरिलेशन है तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के रिजल्ट्स पे डिफरेंट रिसर्चर ने डिफरेंट ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे बैठे हुए हैं। कराची के रिस्पेक्ट से जो ए और बी की वैल्यू है वो 0.324 और 0.405 है, जबकि एन बार अपॉन एन बार का जो ग्राफ है वो मंथ वाइज आपको यहाँ दिया हुआ है। ये सबका सब कराची के रिस्पेक्ट से है। अब ये एन बार अपॉन एन बार, तो ये जनवरी के रिस्पेक्ट से हमें यूज करना हो तो ये फेब मार्च अप्रैल, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जबकि ए और बी की वैल्यूज हमें कराची के रिस्पेक्ट से दी हुई हैं। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट रिसर्चर की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट आंसर आने की वजह से इन वैल्यूज में वेरिएशन आ सकता है, इन वैल्यूज में वेरिएशन आपको मिल सकता है। अब अगर आप देखें तो ये एक रिसर्च पेपर है, empirical model for the correlation of the monthly average daily global solar radiation with the hours of the sunshine on a horizontal surface at Karachi। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो जो रेग्रेशन टाइप फार्मूला है सेम वही यूज किया गया, एंगस्ट्रॉम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करें तो आपके पास यहाँ डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो गई डिपेंडिंग है वो उनको डेटा कैसा मिल रहा है, तो इनके डिफरेंट आंसर्स वगैरह हैं। तो एक अच्छा पेपर है टू गेट द आइडिया ऑफ द कोरिलेशंस। तो याद रखिएगा आपका एक्सपेरिमेंट की बेस पे ये आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। सॉरी। सो एंगस्ट्रॉम इक्वेशन को यूज करके हमने एच बार अपॉन एच बार नॉट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि एच बार नॉट हमारे पास ऑलरेडी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे है, तो फिर हम एच बार फाइंड आउट कर सकते हैं। एच बार मींस फॉर दैट मंथ हम उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एक छोटी सी एक्सरसाइज ये भी कर लीजिए ताकि एक आइडिया हो जाए कि इसको हमने कैसे करना है। व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल मंथली एवरेज, सो एच बार चाहिए आपको, डेली रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल इन द मंथ ऑफ फेब के मंथ में चाहिए, इन कराची आपको लेटिट्यूड पता है, तो सबसे पहले आपको एच बार चाहिए, एच बार नॉट चाहिए जो कि आप फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, जो फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, और उसके बाद एच बार अपॉन एच बार नॉट के साथ फिर आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है इसको यूज करते हुए फिर आप एच बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह हम टेरेस्ट्रियल इरेडिएशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको मेजर क्यों कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो सोलर रेडिएशन आपके पास फ्रॉम सन इन हुई, सॉरी जो एटमॉस्फेयर से सन की रेडिएशन इन हो चुकी है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि आपके पास एटमॉस्फेयर की लेयर से लेके अर्थ की सरफेस तक डिफरेंट क्लाउड्स वगैरह या डिफरेंट पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स हैं जो सोलर की रेडिएशन को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो कि आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में मिल रहा है वो टेरेस्ट्रियल में नहीं मिलता। तो उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है वो हमारे पास क्लियरनेस इंडेक्स है, मीन्स के आपके पास एटमॉस्फेयर कितना क्लियर है। क्लियरनेस इंडेक्स मीन्स अगर 1 है तो उसका मतलब क्लियर है, आपके पास आसमान पे बादल नहीं है, तो जो भी सोलर रेडिएशन आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में मिल रही है तो ऑलमोस्ट आपको वो टेरेस्ट्रियल पे भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो आपके पास क्लियरनेस इंडेक्स है वो आपके पास लेस देन 1 ही शो हो रहा होगा। नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रेडिएशन लेवल और इट इज यूज्ड फॉर डिफ्यूज कंपोनेंट फ्रॉम टोटल इरेडिएशन। अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास इस तरह का ये वैल्यू बनती है क्लियरेंस इंडेक्स की। अगर आपके पास 1 के आसपास है तो काफ़ी क्लियर है, और आपके पास बहुत नीचे की वैल्यू आ जाए 0.2 0.3 के आसपास तो डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं। तो इस केस में आपके पास जो आउटपुट मिलेगी वो काफ़ी लेस मिलेगी कंपेयर विद जो आपको सेम इसी लोकेशन पे सेम इसी टाइम पे आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे मिल रही है। अब ये कि इनको हम कैसे फाइंड आउट करें या इसको कैसे यूज किया जाए, तो इसमें हमारे पास जो क्लियरेंस इंडेक्स होता है उसकी बेस पे हमने डिफरेंट फार्मूलास फाइंड आउट किए हैं। क्लियरेंस इंडेक्स आवरली की बेस पे चेक करें तो आवरली क्लियरेंस इंडेक्स जो है केटी, स्मॉल केटी है, ये आई अपॉन आई नॉट के बराबर होगा। अब अगर मुझे क्लियरेंस इंडेक्स पता है तो मैं इसको आई नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई करके आई निकाल सकता हूँ। अगर डेली क्लियरेंस इंडेक्स पता है केटी, तो एच नॉट को जो है कैलकुलेट किया जा सकता है फार्मूला से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके आप एच बार निकाल सकते हैं, या अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप केटी वगैरह निकाल सकते हैं। इसी हिसाब मंथली एवरेज भी आप चेक कर सकते हैं। मंथली एवरेज डेली क्लियरेंस इंडेक्स का फार्मूला आपके पास ये रहा, तो स्मॉल केटी देन वी हैव केटी एंड देन केटी बार। सो केटी जो आपके पास ये क्लियरेंस इंडेक्स कहलाता है, उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट एटमॉस्फेयर क्लियर है। एटमॉस्फेयर के क्लियर होने की वजह से या
क्लाउडी होने की वजह से आपके पास सोलर रेडिएशन का अमाउंट डिफरेंट मिलेगा। बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो इसमें बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्लियर डे है भी, स्टिल विद द सन in the sky, beam radiation at the surface can exceed 70% of the extraterrestrial flux. क्लियर डे में भी आपके पास केवल 70% के अराउंड रेडिएशन अर्थ पे रिसीव होगी जो आप एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल पे रिसीव कर रहे हैं। बाकी क्यों ये होता है तो इसमें आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया कि एज द बीम passes through the atmosphere, a good portion of it is absorbed by various gases in the atmosphere or scattered by air molecules or particulate matter. So normally, in fact, over a year's time, less than half of the radiation that hits the top of the atmosphere reaches the Earth's surface as direct beam. So direct beam हमारे पास तकरीबन हाफ अमाउंट में आ रही होती है और स्टिल उसका जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में मिल रहा है उसका 70% हमें अचीव होता है अर्थ पे। नाउ आपके पास जो अटेन्यूएशन ऑफ इनकमिंग रेडिएशन हो रही है, क्योंकि आपके पास ड्यू टू स्कैटरिंग और ड्यू टू डिफरेंट अदर इश्यूज सेम अमाउंट आपको ज़मीन पे या टेरेस्ट्रियल सरफेस पे नहीं मिल पा रहा। तो बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस दैट द बीम हैज़ टू ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, which is easily calculable, calculatable, as well as factors such as the dust, air pollution, atmosphere, water vapors, clouds, and turbidity, which are not so easy to account for. उसके लिए हमारे पास एक नॉर्मल हम एक मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं इस एटेन्यूएशन को, मीन्स के जो आपके पास ये लाइक रिडक्शन हो रही है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा मॉडल यूज़ करते हैं जो कि आपके पास इस तरह है। दिस इज आई बी इज इक्वल टू ए ई माइनस के एम। अब ये जो ए और के फैक्टर्स हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा के स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी अपनी इक्वेशंस हैं, जैसे हम ए और के की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इवन एम की वैल्यू भी हम एयर मास रेशियो की वैल्यू भी 1/sin बीटा के साथ या 1/sin बीटा के साथ इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम चेक करके आई बी की वैल्यू, आई बी मीन्स बेसिकली डायरेक्ट रेडिएशन, जो बीम रेडिएशन है उसको हम चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं रेडिएशन ऑन अ टिल्टेड प्लेन, अभी जो हमने बात की वो सारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थी। अब जब टिल्टेड प्लेन की बात करते हैं तो हमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा, मीन्स कि हमें रिक्वायर्ड है कि आपको टिल्ट कितना है सरफेस का, टिल्ट एंगल कितना है, आपको टोटल बीम या डिफ्यूज में से एटलीस्ट 2 पता होनी चाहिए। नॉर्मली सब पता होनी चाहिए, अगर 2 पता है तो बाकी आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद टिल्टेड प्लेन के लिए हम डिफ्यूज का ही assumption यूज करते हैं जिसके अंदर आपके पास आइसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक मॉडल्स होते हैं, और फिर हम कोई एक कैलकुलेशन मॉडल यूज कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला जो है टिल्ट एंगल, ये तो आपको पता है टिल्ट एंगल क्या होता है कि आपके पास जो भी पैनल है उसका कितना टिल्ट है। ये जो है टोटल बीम और डिफ्यूज कंपोनेंट, ये भी आपको पता है। यहाँ चीज आती है डिफ्यूज का assumptions, इधर आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। अब ये क्या चीज है, बेसिकली डिफ्यूज का assumptions क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा हेमिस्फीयर है, लाइक हम कहीं भी खड़े होंगे तो हमें इस तरह का एक डोम बनेगा हमारे पास, जिसको हम स्काई डोम भी कह सकते हैं या आइसोट्रोपिक डोम भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास वो पार्ट है जहां से आपको रेडिएशन मिल सकती है। अब ये जो पूरा पार्ट है इसको हम आइसोट्रोपिक डोम कहते हैं। इसके अलावा हमें रेडिएशन मिल सकती है सर्कम सोलर ब्राइटनिंग से। बेसिकली अगर आप सन को देखो तो सन आपको कंप्लीट एक शार्प एज की फॉर्म में नजर नहीं आएगा, बल्कि इसके अराउंड डिफरेंट गैसेस भी नजर आ रही होंगी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो बेसिकली आपको सर्कम सोलर ब्राइटनिंग से एनर्जी मिल सकती है या रेडिएशन मिल सकती है, या फिर आपको होराइजन ब्राइटनिंग से रेडिएशन मिल सकती है। होराइजन ब्राइटनिंग, अगर आप शाम में सी साइड पे खड़े तो आपको फील होगा कि आपके पास जो होराइजन पे कलर है वो चेंज हो रहा होता है, अराउंड आपको ऑरेंज कलर के फॉर्म में या लाइट ब्लूइश कलर के फॉर्म में आपको स्काई नजर आता है। तो वहां से आपके पास सन ऑलरेडी सनसेट हो चुका होता है, स्टिल आपके पास एनर्जी वहां से रिसीव हो रही होती है। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहां से आपको एनर्जी रिसीव हो सकती है। अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात करूं तो ये आइसोट्रोपिक डोम है, अगर इन सब को इंक्लूड करूं तो ये डिफरेंट मॉडल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो डिफ्यूज रेडिएशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ 3 मॉडल्स है, आइसोट्रोपिक, circumsolar brightening and horizon brightening. अब बेस्ड ऑन दिस 3 कंपोनेंट, अगर मेरे पास आइसोट्रोपिक मॉडल होगा, अगर मैं आइसोट्रोपिक मॉडल यूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आइसोट्रोपिक डोम को यूज कर रहा हूँ।
और अगर मैं एनोट्रोपिक स्काई यूज करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब आइसोट्रोपिक डोम प्लस सर्कमसोलर या आइसोट्रोपिक डोम प्लस सर्कमसोलर प्लस होराइजन ब्राइटनिंग तीनों को ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक assumption है। और अगर मैं इन सब को ऐड करूंगा, नहीं एनर्जी मेरे पास यहाँ से भी आ रही है, एनर्जी मेरे पास यहाँ से भी आ रही है, या रेडिएशन मेरे पास इन पॉइंट से भी आ रही है, तो ये फिर आपके पास एनाइसोट्रोपिक मॉडल बन जाएगा। मॉडल्स हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेकिन जनरल जो कैलकुलेशन मॉडल है वो कुछ इस फॉर्म में आपके पास बनता है। काफी टिपिकल सा मॉडल है, इन पर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें जो कॉमनली सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मॉडल है वो हमारे पास ल्यू जॉर्डन का मॉडल है। ल्यू जॉर्डन मॉडल है हमारे पास जो कि आइसो बेस्ड है। गैमा इसमें जीरो मीन्स के साउथ को फेस करने वाला, और इसमें अच्छा इसमें ल्यू जॉर्डन के दो मेथड्स हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू आवर की बेस पे और एक आपके पास डेली एवरेज डेली मंथ पे जो है, जो आपका मंथली एवरेज डेली होता है उसकी बेस पे बना हुआ है। तो ये बेसिकली दोनों आइसोट्रोपिक हैं। हेज एंड डेविस का एक मॉडल है जो कि आइसो प्लस सर्कमसोलर मींस के एनाइसोट्रोपिक मॉडल है, पर ये आपके पास डिफरेंट एनाइसोट्रोपिक मॉडल्स हैं, जिसके अंदर है डेविस है, पेरेस मॉडल है, इवन क्लेन एंड टेलकर के मॉडल्स हैं। तो ये सारे के सारे आपका आइसो प्लस सीएस मॉडल्स हैं, लेकिन इसमें आइसो सबसे ज्यादा काम वाला मॉडल है जो कि ल्यू जॉर्डन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल भी यही है। ये बेसिकली ल्यू जॉर्डन की मॉडल की इक्वेशन है, जिसमें आईटी टोटल रेडिएशन जो आपका आईपीआरबी जो कि बीम से रिलेटेड है, प्लस आई डी 1 प्लस कॉस बीटा अपन डी, ये आपको डिफ्यूज से रिलेटेड है, प्लस आई रो जी रो एंड दिस जी बेसिकली दिस इज अल्बिडो, एंड देन वी हैव 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 2 जो कि आपके पास रिफ्लेक्टेड अमाउंट से रिलेटेड है। तो ये भी डायरेक्ट डिफ्यूज और अल्बिडो या रिफ्लेक्टेड अमाउंट के साथ इसको अटैच किया गया। यहाँ से आप टोटल इरेडियंस चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह का। ये आपके पास बीम ग्राउंड से रिफ्लेक्टेड जो हो रही है वो अल्बिडो के साथ आ जाती है, और पर दूसरी अगर जो डिफ्यूज है वो डिफ्यूज वाला पोर्शन है जो कि यहाँ पर है, ये डिफ्यूज वाला पोर्शन है, ये अल्बिडो का पोर्शन है, और ये डायरेक्ट पोर्शन है। सोलर रेडिएशन से इतना ही काफी है। इन एनी केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मैसेज सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।